नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या में कमी, कांग्रेस की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी, सपा की सीटों की संख्या में उछाल और बहुजन समाज पार्टी के सीट विहीन होने ने लोगों को इतना हैरान नहीं किया जितना कि नगीना सुरक्षित सीट से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद की 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत ने हैरान किया। हालांकि ऐसा नहीं था कि यह परिणाम कोई आश्चर्यजनक था। उनके जीतने की पूरी संभावना थी। सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में थे। इंडिया गठबंधन की स्थिति कमजोर थी। बीएसपी ने वहां भी खानापूर्ति ही की थी और इस तरह उनकी लड़ाई सीधे बीजेपी से थी, जिसमें वो जीत गए। चंद्रशेखर आज़ाद करीब 1 दशक से संघर्ष करते करते उन्होंने अपनी जगह जिस तरह से संसद में बनाई है, वो भी बिना किसी पार्टी के सहयोग से निश्चित तौर पर उनकी पार्टी में संभावनाएं दिख रही हैं। चंद्रशेखर अभी महज 37 साल के हैं, जुझारू हैं। संसद में शपथ लेते ही उनके भीतर के युवा नेता ने साफ संकेत दे दिया कि दलितों और अल्पसंख्यकों की जो लड़ाई वो अब तक सड़क पर लड़ रहे थे, अब वो लड़ाई संसद तक ले जाएंगे। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनकी लड़ाई तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी उनके कोई हितैषी नहीं है। इंडिया गठबंधन से चुनाव पूर्व बात न बनने का उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी कसक उनके मन में बनी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में ये बात उन्होंने खुलकर कही है। चंद्रशेखर ने कहा है कि जब मैं पहली बार संसद गया तो एक खाली बेंच पर अकेला बैठा था। मैं नया था, मुझे नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है। मैंने सोचा था कि विपक्ष में मेरे मित्र मुझे अपने साथ आकर बैठने के लिए कहेंगे। मैंने सोचा था कि वो कहेंगे हम दोनों भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन 3 दिनों तक वहां बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि चंद्रशेखर संसद में कहाँ बैठे थे। मेरा गोल क्लियर था, लेकिन उन 72 घंटों में मुझे नया सबक मिल गया। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ आने के लिए चुनाव से पहले वो सिर्फ यही नगीना की सीट मांग रहे थे। फिर भी ये सीट उन्हें नहीं मिल पाई थी और आखिरकार गठबंधन के खाते में गई भी नहीं, यानी गठबंधन यहाँ से जीत भी नहीं पाया। माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी भी उन्हें नगीना सीट देकर इंडिया गठबंधन में आज़ाद समाज पार्टी को साथ रखने की पक्षधर थी, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी उन्हें साथ रखने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। खैर, चंद्रशेखर को उम्मीद रही होगी कि अब शायद विपक्ष उन्हें अपने साथ रखे, लेकिन जैसा कि वो कह रहे हैं, विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये अलग मैटर है। लेकिन चंद्रशेखर जिस तेवर के साथ संसद के भीतर और बाहर बात करते दिख रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो उस गैप को भरने की कोशिश में पूरी ताकत से लगे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राजनीति में हाथ खींच लेने के बाद खाली होता दिख रहा है। इस वोट बैंक पर कांग्रेस पार्टी की निगाहें तो शुरू से ही लगी है, लेकिन पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर अब समाजवादी पार्टी भी उस ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। लोकसभा चुनाव में ये वर्ग उसकी ओर आता हुआ दिखा भी। हालांकि ये जरूर है कि ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ रहे थे। आगे भी साथ लड़ने पर शायद ऐसा ही हो, लेकिन अलग लड़ने पर स्थिति बदल सकती है। इधर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उत्साह से लबरेज चंद्रशेखर ने विधानसभा उपचुनाव में जबरदस्त दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में यह कहकर आज़ाद ने कुछ एक राजनीतिक दलों की टेंशन और बढ़ा दी है कि वो बहुजन है, कोई भेड़ नहीं जो किसी के हाँकने पर पीछे पीछे चलने लगेंगे। बोले कि ना तो मैं दक्षिणपंथी बनूंगा और ना ही वामपंथी, मैं बहुजन हूं और अपने एजेंडे के साथ अकेला खड़ा रहूंगा। हम भले ही छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता हों, लेकिन हम अपने समाज के नेता हैं। अगर हम दूसरों का अनुसरण करते रहेंगे, उनके पीछे चलते रहेंगे, तो इससे हमारे लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। नगीना सीट चंद्रशेखर 1,51,000 वोटों से जीता था उन्होंने, और वो भी उस समय जब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। हालांकि वो गठबंधन चाहते थे, लेकिन कोई भी उन्हें नगीना सीट देने पर सहमत नहीं हुआ। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में काफ़ी कुछ कह दिया। ऐसा लगता है कि वो
इंडिया गठबंधन से इतर स्वतंत्र रूप से दलित समाज की आवाज बनना चाहते हैं। चुनाव से पहले बीएसपी नेता मायावती के साथ जुड़ने की उन्होंने कई बार कोशिश की, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने उन्हें न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि गलत व्यवहार भी उनके साथ किया। यहां तक कि उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी चंद्रशेखर को लेकर काफी हमलावर रहे। लेकिन चुनावी नतीजों ने बता दिया कि अब दलित वर्ग बीएसपी और मायावती की बजाय चंद्रशेखर और उनकी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व को ही देख रहा है, उसी पर ज्यादा भरोसा कर रहा है और उसको बहुत ही भरोसे के साथ देख भी रहा है। और यही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी टेंशन देने वाली है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चंद्रशेखर ने नगीना सीट से चुनाव लड़ा था और जीता भी। नगीना सीट पर दलित और मुस्लिम वोट चंद्रशेखर को एक तरफा मिला। एक तरफ जहां मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी का माना जाता है और इस लोकसभा चुनाव में गया भी उसकी ओर, तो दलित वोट मायावती की पार्टी का। लेकिन इस बार के चुनाव में चंद्रशेखर ने ये दोनों ही वोट बैंक में सेंध लगाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर चंद्रशेखर आजाद को 51.19% वोट मिले, जबकि सीट पर मुस्लिम और दलितों की संख्या ज्यादा है। वहीं बीएसपी सिर्फ 1.33% वोट शेयर के साथ चौथे नंबर पर रही। दलित मतदाताओं का आजाद समाज पार्टी की ओर रुख करना बीएसपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो वहीं मुसलमान वोट में सेंध लगाकर बैठे अखिलेश यादव के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दलित वोट मायावती से छिटक कर बीजेपी को मिला, वो बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रहा है। हालांकि ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि तात्कालिक रूप से चंद्रशेखर की पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के वोट बैंक को कैप्चर कर लेगी। लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अब लोकसभा में पहुंच चुके हैं, तो उनके समर्थकों में उनके प्रति विश्वास भी बढ़ा है और उम्मीद भी जगी है। गोरखपुर में विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़कर जमानत जब्त कराने के बाद उनके समर्थकों का विश्वास जरूर डिगा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। ऐसे में बीएसपी की राजनीतिक स्थिति देखते हुए कोई बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है कि उसकी जगह लेने में अब आजाद समाज पार्टी को ज्यादा देर लगेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।